श्री गुरुवे नमः। नमस्कार, मैं हूं प्रशांत कटारे। जीवन में शिक्षक का किरदार बहुत खास होता है। वे किसी के जीवन में उस बैकग्राउंड म्यूजिक की तरह होते हैं जिसकी उपस्थिति मंच पर तो नहीं दिखती, परंतु उसके होने से नाटक में जान आ जाती है। इसी प्रकार हमारे जीवन में एक शिक्षक की भी भूमिका होती है। चाहे आप जीवन के किसी भी पड़ाव पर हों, शिक्षक की आवश्यकता सबको पड़ती है। गुरुकुल में वेदों के पाठ से चलें। वक्त बदला, साल बदले, पीढ़ियां बदली, गुरु बदले और बदल गई शिक्षा की पद्धति। शिक्षा की सारी नीतियां बदल गईं। ज्ञान से विज्ञान तक, शिक्षा के प्लान तक क्या बदला? गुरुकुल के ज्ञान से आज के विज्ञान तक कैसा बदलाव हुआ, आज हम जानेंगे अपने इस खास कार्यक्रम में। और जहां शिक्षक दिवस पर हमारे साथ 3 पीढ़ियां एक साथ जुड़ रही हैं। तो आपको बता दें कि आज शिक्षक दिवस के इस खास मौके पर हमारे साथ बच्चों को शिक्षा का दान देने वाली 3 पीढ़ियां एक साथ जुड़ रही हैं। इन सभी खास मेहमानों से हम जानेंगे कि क्या और कैसे शिक्षा में बदलाव आया है और वक्त के साथ क्या और तब्दीली की दरकार है। बच्चों से कैसे बॉन्डिंग को और मजबूत किया जाए, क्या और कैसे, चूंकि एक कक्षा में हर तरह के बच्चे होते हैं, कैसे हर बच्चे पर एक बराबर ध्यान दिया जा सकता है। हमारे साथ 3 खास मेहमान जुड़ रहे हैं। वंदना पांडे जी हैं, शिक्षिका हैं, भोपाल से राज्य स्तरीय पुरस्कार से सम्मानित हैं। वंदना पांडे जी, बहुत स्वागत है वंदना पांडे जी का। दिनेश मिश्रा जी, शिक्षक हमारे साथ जुड़ रहे हैं जबलपुर से। और दिनेश मिश्रा जी के बारे में बताते हैं कि बहुत सारे नवाचार उन्होंने किए, नए नए तरीके से बच्चों को पढ़ाने के उन्होंने तरीके आजमाए और उनका सफल प्रयोग भी किया। शक्ति पटेल जी हमारे साथ शिक्षक हैं, मंडला में शिक्षक हैं, राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित हैं शक्ति पटेल जी। और आपका भी बहुत स्वागत है शक्ति पटेल जी। आप तीनों का बहुत स्वागत है हमारे इस खास पेशकश में, शिक्षकों के सम्मान में हमारी ये खास पेशकश। सबसे पहले मैं दिनेश मिश्रा जी के पास जाऊंगा। दिनेश मिश्रा जी, पीढ़ियां धीरे धीरे बदल रही हैं, तरीके बदल रहे हैं, शिक्षा के बच्चों से कनेक्ट करने में भी तब्दीली आई है, अब ऑनलाइन और बहुत सारे बदलाव आए हैं। लेकिन मैं आपकी पीढ़ी के दौरान शिक्षा व्यवस्था को समझना चाहूंगा, उसमें और आज में क्या डिफरेंस आपको नजर आता है? दिनेश मिश्रा जी। हाँ सर, मैं यहाँ कहना चाहूँगा कि कोरोना काल में वाकई शिक्षा पद्धति में बहुत बदलाव आया है। अब इस कोरोना काल में हमने देखा कि जब हम बच्चों के पास पहुँच नहीं पा रहे थे, एक बहुत बड़ी समस्या हमारे सामने आ गई थी। तब मध्य प्रदेश सरकार द्वारा एक डिजिलिप के माध्यम से एक कार्यक्रम चलाया गया। उस दौरान होता यह था कि डिजिलिप में बच्चों को सामग्री भेजी जाती थी। बच्चे उस सामग्री में भेजे गए वीडियो को देखते थे और अध्यापन कार्य प्रारंभ करते थे अपना। लेकिन मैं ग्रामीण परिवेश से हूँ। जब मैं ग्रामीण परिवेश में गया, मैं घर घर जाके मैंने सर्वे किया तो पाया कि ग्राम में तो 1 या 2 परिवारों के पास ही एंड्रॉइड मोबाइल है, स्मार्टफोन है। तब ऐसी स्थिति में उनको कैसे हम शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ें। और दूसरी बात समस्या आई कि जब हम बच्चों के घर पढ़ाने जाते तो मालूम चलता कि बच्चे ईंट भट्टों में उनके माता पिता काम करने गए हुए हैं, बच्चे वहाँ काम करने साथ में माता पिता के साथ चले गए हैं। जब हम कभी किसी घर जाते तो मालूम चलता कि वो बच्चे बकरी चराने चले गए हुए हैं। ऐसी स्थिति में फिर हमारे द्वारा, जबकि स्मार्टफोन जो कि 8 से 10 हज़ार का खर्च था, तब हमने रेडियो कार्यक्रम भी मध्य प्रदेश सरकार द्वारा चलाया गया था। हमने रेडियो की व्यवस्था करी। गांव में 8 से 10 घरों में बीच बीच में हमने रेडियो प्रदान किए बच्चों को, और वहाँ 8 से 10 बच्चे बैठ करके उनको शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ने का प्रयास किया। इसके साथ ही साथ कई बार ऐसी नौबत भी आई कि जब बच्चा लगातार उन मोहल्ला क्लासों में उपस्थित रहता था तो हमको मालूम चलता था कि ईंट भट्टों में है, तो हमने ईंट भट्टों में जाकर भी बच्चों की क्लास लगाने का काम किया। फिर जब बात आई, जब बच्चे बकरी चराने जाते थे तो उनसे पूछा परिवार में कि बच्चा कितने बजे बकरी चरा कर घर आता है। मालूम चला कि वो 1 बजे आता है। तो हम 1 के बाद उन परिवारों में गए और उन बच्चों को जो डिजिलिप के माध्यम से सामग्री भेजी जाती थी उसके माध्यम से वीडियो दिखाने का काम किया। वहाँ भी एक रेडियो की व्यवस्था करी और बच्चों को बताया कि बेटा 9:30 से 10:30 तक कार्यक्रम आता है, इसको आप सुने। और निरंतर बच्चों को
चूंकि कोरोना काल था उस वक्त साबुन की भी व्यवस्था, सैनिटाइजर की व्यवस्था भी हर मोहल्ला क्लासों में करी, और व्यक्तिगत रूप से जाकर के डिजिलिप में जो सामग्री भेजी गई वो बच्चों को दिखाकर हमने बच्चों को शिक्षित करने का प्रयास किया है। निश्चित रूप से जो बहुत बड़ा बदलाव आया है और इसमें हमने अपने आप को ढालने का प्रयास भी किया है। बिल्कुल, बहुत और महत्वपूर्ण इसके बात सकारात्मक परिणाम भी मनीष सामने आ मिश्रा रहे जी हैं। यहाँ बता रहे हैं कि जी बिल्कुल बिल्कुल, आशा यही करते हैं कि इन कोशिशों के सकारात्मक परिणाम आने भी चाहिए। आप बता भी रहे हैं कि कैसे हर बच्चे के हिसाब से अलग व्यवस्था करने की दरकार थी। इस कोरोना काल में और ज्यादा चैलेंजेस शिक्षकों के सामने आए। वंदना पांडे जी, बहुत सारी बातें हैं हमने कोरोना संक्रमण के काल में देखी भी, बहुत सारे चैलेंजेस थे, लेकिन एक शिक्षक के लिए कहा जाता है कि वो केवल एक बच्चे को नहीं पढ़ाता है, बल्कि अच्छी शिक्षा धीरे धीरे पीढ़ियों में तब्दीली ला देती है। बहुत बड़ी जिम्मेदारी एक शिक्षक की होती है। आप कैसे इन चैलेंजेस को देखती हैं? क्या आपने चैलेंजेस फेस किए आपके शुरुआती करियर से लेकर अभी तक के कोरोना पीरियड में? वंदना जी। जी सर, मैं ये बताना चाहूंगी कि सबसे पहले जो बच्चों के बीच, बच्चों के मन से जुड़ना बहुत जरूरी है। जब बच्चे आपके मन से जुड़ जाएंगे तो आप वो सारी चीजें कर सकते हैं जो आप बच्चों से चाहते हैं और जो आप उनको देना चाहते हैं। तो मेरा सबसे पहला उद्देश्य ये रहा कि बच्चों के मन से जुड़े, उनके विज्ञान से जुड़े, ताकि मैं उनको वैज्ञानिक दृष्टिकोण उन पे डेवलप कर पाऊँ। मैं जब से आई 2008 की नियुक्ति है मेरी, और मैं उस दौरान भी ग्रामीण क्षेत्र में बालिका शिक्षा पे मैंने वहाँ पे 2 ही शिक्षिका थी, तो बालिकाएं विद्यालय नहीं आती थी। वहाँ पे हम लोग घर जाके संपर्क किए तो बालिकाओं का विद्यालय आना शुरू हुआ। उसके बाद निरंतर वृद्धि हुई, परिणाम में भी वृद्धि हुई, परीक्षा परिणाम में भी, और बालिकाओं की जो नामांकन है और स्कूल का नामांकन उसमें भी बदलाव आया। उसके बाद मैंने एमएड किया, और एमएड शिक्षा के दौरान ही मैंने बहुत सारी गतिविधियां सीखी जो एक शिक्षक को अपने विद्यालय में संचालित करनी होती है। वहाँ हमारी मार्गदर्शक डॉक्टर दीपा अग्निहोत्री मैडम के सानिध्य में मैंने बहुत सारा सीखा। जो एक जुझारूपन है, जो एक जुनून है, उस जुनून को मैंने वहाँ से ग्रहण किया, और आज मैं वही जुनून और अपनी जो भी हमारी इच्छाएं थी वो बच्चों के बीच हमने डाला। और जब मैं 2012 में आई तो 2012 में मेरा जुलाई में शासकीय नवीन उच्चतर माध्यमिक विद्यालय चूनाभट्टी में मैं ज्वाइन किया, और उसके बाद मैंने 2013 में बच्चों के साथ जुड़ करके मेरा मॉडल नेशनल लेवल पे गया। बायो इंसेक्टिसाइड, कस्टर्ड एप्पल एक बायो इंसेक्टिसाइड है, इको फ्रेंडली मॉडल, जिसे काफी एप्रिशिएशन मिला। उसके बाद पर्यावरण के क्षेत्र में एप्को और आरएमएनएच द्वारा विभिन्न गतिविधियों को मैंने संचालित किया। क्विज है, और बच्चों को ऐसा नहीं कि मैं हायर सेकेंडरी की शिक्षिका हूं तो मैं सिर्फ 10वीं 11वीं या 12वीं, मैंने छोटे बच्चों को भी मोटिवेट किया, और 6ठी 7वीं के बच्चे IIFM में क्विज में, पर्यावरण क्विज में द्वितीय स्थान पूरे इंटर स्कूल कंपटीशन में प्राप्त किए। उसके बाद लगातार ये बच्चों से जुड़ाव और हमारा उनके प्रति प्रेम और उनका जो समर्पण बच्चों का रहा, वो मुझे एक जुनून की तरह कार्य करने पे दिशा दिया। और इस तरह से हमारी उपलब्धियां राज्य स्तर और नेशनल स्तर पर रही, और मॉडल्स हमारे गए बच्चों के थ्रू। लास्ट ईयर भी कोरोना में हमारे मार्गदर्शन में इंस्पायर अवार्ड में बच्चे का मॉडल हुआ है। 3 मॉडल हमारे इंस्पायर अवार्ड में चयनित हो चुके हैं सर, और एक राज्य विज्ञान प्रदर्शनी में भी हुआ है। राज्य विज्ञान प्रदर्शनी राज्य स्तर तक गया है। और मैं कोरोना काल के स्पेशली बताना चाहूंगी कि बच्चे उस समय जब काफी डिसअपॉइंट थे, बच्चों के मन में एक बहुत डर का भाव था। उस समय मैंने चूंकि मैं भी उस समय आइसोलेशन में थी, उस फीलिंग को मैंने भी महसूस किया है। तो मैंने बच्चों से, जो कि एक जुड़ाव था मेरा बच्चों के मन के साथ, बच्चों से बात करना, उनको विभिन्न रचनात्मक गतिविधियों से मैंने बच्चों को जोड़ा, और शासन की जितनी भी गतिविधियां उस समय संचालित होती थी मैंने वो पूरी ऑनलाइन संचालित करी। और लास्ट ईयर ही हमारा बच्चा राज्य स्तर पर ऑनलाइन कविता में एप्को द्वारा सेलेक्ट हुआ था। और इसी तरह से लास्ट ईयर विप्रो अर्थियन प्रोग्राम में ही कोविड के दौरान हमारा विद्यालय मध्य प्रदेश में बायोडाइवर्सिटी में द्वितीय स्थान रहा। और इस साल जो यूनाइटेड नेशन का प्रोग्राम है सिंगल यूज प्लास्टिक के लिए, टाइट टनल प्लास्टिक, वंदना जी, आप लोगों की ये कोशिशें विषम परिस्थितियों में भी आप लोगों की जो इच्छा शक्ति है बच्चों को शिक्षित करने की, बेहतर शिक्षा देने की, यही
ऊंचे मुकाम तक न केवल आप लोगों को बल्कि बच्चों के लिए भी उनका भविष्य बेहतर बनाती है। और हमारे साथ शक्ति पटेल जी। शक्ति जी, आप शिक्षकों की युवा पीढ़ी में या फिर हम ये कहें कि हमारे सामने जो इस वक्त पीढ़ी है सबसे युवा है और आपके सामने बहुत भविष्य है बच्चों को उनका भविष्य बनाने के लिए। मैं समझना चाहूंगा आपसे कि आपके इस दौर में तकनीकी में बहुत बदलाव आ गया है, बहुत कुछ चेंजेस आ गए हैं। इस तकनीकी को कैसे देखते हैं? इसके ड्रॉबैक्स भी क्या कुछ आपको नजर आते हैं या फिर आपको इसके कुछ पॉजिटिव पॉइंट भी नजर आते हैं? शक्ति जी। जी सर, मैं वेदों की ओर से प्रारंभ करना चाहूँगा जी। वैदिक काल में आश्रम व्यवस्था होती थी, उसमें शिष्य अपने घर से सुदूर रहते थे, अपने गुरु के द्वारा वो मार्गदर्शन और शिक्षा प्राप्त करते थे। ये गुरुओं द्वारा उनको मंत्र दिए जाते थे, उनको यौगिक गतिविधियाँ कराई जाती थीं और साथ में उनका समग्र विकास, जीवन कौशल है, योग शिक्षा है, अनुशासन है, ये सारी जो गतिविधियां हैं कराई जाती थीं। और एक दर्शन में जो चक्र व्यवस्था है, हमारी 7 चक्र होते हैं, तो उनको जागृत किया जाता था, जिससे वो समाज में और अपने क्षेत्र में एक अलग पहचान बना सकें और समाज के समग्र विकास में अपना योगदान दे सकें। इसके बाद कुछ आयोग गठित किए गए स्वतंत्रता के पहले और स्वतंत्रता के बाद। तो ये जो आश्रम व्यवस्था थी, उसके बाद स्कूलों में ये बदल गए। स्कूल व्यवस्था शुरू हुई जिसमें एक बिल्डिंग के अंदर सारे छात्रों को शिक्षा दी जाती है और उनको अध्यापन कार्य कराया जाता है। अभी मुख्य रूप से विगत सत्र से जो हमारे सामने कोरोना नामक एक महामारी है, तो इसमें टेक्नोलॉजी का इम्प्लीमेंटेशन पर्याप्त किया गया है। शासन ने बहुत प्रयास किया है इसके लिए और हमारे सभी शिक्षक साथियों ने इसके अंतर्गत कार्य किया है। जैसा कि शासन ने हमारा घर हमारा विद्यालय कार्यक्रम, डिजिलैब कार्यक्रम, टीवी, यूट्यूब इत्यादि के माध्यम से अध्यापन कार्य करवाने का प्रयास किया और ग्रामीण सुदूर अंचलों तक शिक्षा व्यवस्था पहुंचाने का कार्य किया, तो ये काफ़ी सकारात्मक हैं। और अभी जो वर्तमान पीढ़ी है, क्या था कि कुछ समय पहले तक ये इस टेक्नोलॉजी से अनभिज्ञ थी पूरी तरह। यूट्यूब, डिजिलैब, डिजिटल प्लेटफॉर्म, इन सभी टर्मिनोलॉजी के बारे में वो नहीं जानते थे। इस टेक्नोलॉजी का अगर हम जिक्र करें शक्ति जी, इसमें कुछ फायदे भी नजर आते हैं लेकिन कुछ इसके लॉस भी नजर आते हैं। जी सर, फ़ायदे तो बहुत हैं। इसमें हमें एजुकेशनल मटेरियल जो है वो पर्याप्त उपलब्ध होता है। जैसे यूट्यूब है, डिजिलैब, निष्ठा कार्यक्रम चल रहा है, काफ़ी सारे प्रयास किए गए हैं एजुकेशनल मटेरियल छात्रों तक पहुंचाने के लिए। लेकिन कुछ छात्रों के द्वारा इनका मोबाइल फ़ोन वगैरह का गलत इस्तेमाल किया जाता है। जो आजकल गेम्स चल रहे हैं या सोशल मीडिया में जो गंदी सामग्री शेयर की जा रही है, इससे निश्चित रूप से शिक्षकों के सामने ये जरूर चैलेंज रहता होगा शक्ति जी की कैसे चीजों को मैनेज करें, बच्चे सही दिशा में रहें और उसी दिशा में आगे बढ़े। मैं आपके पास दोबारा आ रहा हूं। वंदना जी हमारे साथ बनी हुई साथी। दिनेश मिश्रा जी, वंदना जी एक बात कह रही थी कि बच्चों के मन को समझना बहुत जरूरी है और एक बात हमेशा से ये कही जाती है कि बच्चों से कनेक्ट करना बहुत जरूरी है। तब में और अब में मैं उस फर्क को समझना चाह रहा हूं कि क्या बदला और कैसे तब कनेक्ट हो पाते थे बच्चे और अब क्या वैसी ही स्थिति है? दिनेश जी। हाँ, हमारी बहन ने वाकई सही बात कही कि बच्चों को मन से जुड़ना बहुत ज़रूरी है। मेरे द्वारा भी यही प्रयास किया गया कि जब मैं बच्चों के पास ईंट भट्टों में पहुंचा, वहाँ उनसे मिला, तो बच्चों ने मतलब मोहल्ला क्लासों में आने में आनाकानी की। तब मैं चूँकि वहीं लेके बस्ता पहुंच जाता था, तो वहीं उनको ईंट भट्टों में ही मैंने पढ़ाने का काम किया। जब 2-3 दिन मैं ईंट भट्टों में गया और वहीं उनको डिजिटल के माध्यम से मैंने वीडियो दिखाना का काम शुरू किया, तो उसके बाद बच्चे का एक जुड़ाव आया और उस जुड़ाव के चलते वो गांव वापस आए। उनके माता पिता ने गांव भेजा और वो मेरी मोहल्ला क्लासों में शामिल हुए। जैसे अब हम बात करें बकरी चराने वाले जो बच्चे थे, जब उनसे भी हम लगातार संपर्क करना शुरू किया, जब उनसे दोस्ती का एक तालमेल बनाया, तब बच्चे हमारी मोहल्ला क्लासों में आना प्रारंभ किए। उनसे कहा कि ठीक है, आपके परिवार की मजबूरी है, बकरी चराने से हम नहीं रोक रहे आप, लेकिन आप जैसे ही बकरी चरा के आते हैं उसके बाद आप 1 बजे भी आइए ना, हम तैयार बैठे हुए हैं और मोहल्ला क्लासों में बच्चों का अध्यापन कराने के लिए। तो बच्चों से जब तक हम एक दोस्ती का वातावरण नहीं बनाएंगे, निश्चित रूप से वो शिक्षा हम मतलब सही ढंग से देने में कामयाब नहीं हो पाएंगे।
और वर्तमान परिप्रेक्ष्य में तो ये बहुत जरूरी भी है। बिल्कुल बिल्कुल, यानी कि बच्चों क्योंकि से बॉन्डिंग जरूरी है, बच्चों जब हम से बच्चों से जुड़ना नहीं जुड़ पा बहुत रहे हैं। जरूरी है, तब आप उनके मन को बिल्कुल, समझ बिल्कुल पाएंगे जरूरी है। और सही दिशा में उन्हें आगे बढ़ा पाएंगे। जी जी जी, बिल्कुल आ रहा हूं आपके पास। वंदना जी, बिल्कुल। एक बात और महत्वपूर्ण है, हर बच्चे की क्षमता अलग होती है, कैपेबिलिटीज अलग होती हैं वंदना जी, तो कैसे हर बच्चे को हम बराबर लेवल पर आगे बढ़ा पाए, इसे कैसे हैंडल कर सकता है एक शिक्षक? बहुत बड़ी चुनौती एक शिक्षक के लिहाज से ये जरूर होती होगी क्लासरूम में। वंदना जी। जी जी सर, वाकई में ये सर बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि हर तरह के बच्चों की क्षमताएं अलग होती हैं। उन बच्चों की क्षमताओं को पहचानना और उनको एक नई दिशा देना शिक्षक का महत्वपूर्ण दायित्व होता है। तो मेरा ये प्रयास रहता, अच्छे बच्चे तो हमेशा अच्छे करते हैं, लेकिन जो कमजोर बच्चे होते हैं, मैं युवा संसद प्रभारी के रूप में 3 साल काम किया, मैंने उन बच्चों का भी चयन किया जिसमें 1 घंटे का विधानसभा का मंचन होता है। जो बच्चा बहुत शाय होता है, उसके अंदर क्षमता तो है लेकिन वो बोल नहीं सकता, अपने आप को प्रदर्शित नहीं कर सकता, तो मैंने उनको इतना मोटिवेट किया और बच्चे बहुत अच्छा परफॉर्म किए और वो बच्चे हमारे बेस्ट 5 में सेलेक्ट हुए। तो मैं ये चाहती हूँ कि बच्चों के मन से यदि आप जुड़ गए और बच्चे ने आपको मान लिया कि आप उनसे जो करवाना चाहते हैं बच्चे करेंगे, तो निसंदेह बच्चे बहुत अच्छा करते हैं। ये मेरा बहुत सालों का अनुभव रहा, कक्षा का भी अनुभव रहा। कक्षा में भी जो बच्चा शरारत करता है या जो कोई, उसको बहुत प्यार से, जैसे मैं एक शिक्षिका हूँ, शिक्षिका में एक माँ का भी दिल रहता है, तो डांट भी जो होती है वो एक तरह से माँ की तरह डांट होती है कि बच्चों के अंतर मन को छू जाए और उनका कोई नुकसान भी ना हो। तो मेरा ये हमेशा प्रयास रहता है कि जो शरारती बच्चे हैं वो भी बहुत अच्छे से मुझे रिस्पॉन्स करते हैं, सुनते हैं और विभिन्न रचनात्मक और सृजनात्मक गतिविधियों से मैं उनको जोड़ती हूँ और उन्हें मंच तक लाने का मेरा पूरा उद्देश्य सफल होता है और मैं अपने इस उद्देश्य में लगातार सफल हो रही हूँ सर। बिल्कुल बिल्कुल। शक्ति जी, क्या नवाचार कुछ और हो सकते हैं पढ़ाने के तरीके में? दिनेश मिश्रा जी बता रहे थे बहुत सारे उन्होंने नए तरीके अपनाए, आपके नजरिए से क्या और हो सकता है? जी सर, ग्रामीण क्षेत्रों में मुख्य रूप से 2 वर्ग के विद्यार्थी होते हैं डिजिटली। यदि हम देखें तो एक वर्ग ऐसा है जिनके पास स्मार्टफोन, कंप्यूटर वगैरह उपलब्ध हैं और साथ में नेटवर्किंग की सुविधा है। दूसरा वर्ग वो है जिनके पास स्मार्टफोन नहीं है, कंप्यूटर नहीं है, जहाँ पर नेटवर्किंग की समस्या है। तो इसके समाधान के लिए जैसा मैंने किया है कोरोना काल के दौरान, उसी से मैं संबद्ध करके बताना चाहूँगा कि जिनके पास स्मार्टफोन इत्यादि नहीं है तो उनको हमने हार्ड कॉपी में स्टडी मटेरियल उपलब्ध कराया और उनको डिजिटल प्लेटफॉर्म से जोड़ने के लिए QR कोड हमने लगाया था और ऐसा किया भी जा सकता है। QR कोड इसलिए लगाया क्योंकि जिनके पास डिजिटल साधन नहीं है वो उन बच्चों से सहायता प्राप्त कर सके जिनके पास डिजिटल संसाधन है। तो इस प्रकार से प्रिंटेड फॉर्म में भी स्टडी मटेरियल उनको उपलब्ध होता है और चूँकि गांवों में हमारे पुराने छात्र भी निवास करते हैं या कुछ समाज सेवी भी निवास करते हैं, तो उनके जो डिजिटल साधन हैं उनका प्रयोग उस QR को स्कैन करके और स्टडी मटेरियल देखने के लिए किया जा सके। जी बिल्कुल बिल्कुल। दिनेश मिश्रा जी, क्या आपके नजरिए से वर्तमान शिक्षा व्यवस्था में बदलाव होना चाहिए या कुछ और आपको लगता है कि इसमें बदलाव की दरकार है? सर, अभी जितने प्रयास किए जा रहे हैं निश्चित रूप से मैं उन प्रयासों की सराहना करता हूँ। चाहे हमारा घर, हमारा विद्यालय हो, डिजिटल कार्यक्रम हो, शासन के स्तर से अपनी तरफ से उच्च अधिकारियों द्वारा भी प्रयास किए जा रहे हैं। लेकिन ग्रामीण क्षेत्र में सबसे बड़ी समस्या आती है परिवारों के पास स्मार्टफोन ना होना। उसके चलते डिजिटल के माध्यम से बच्चे, अधिकांश बच्चे जब तक हम नहीं पहुंच पाते उनके पास, तब तक वो वीडियो देखने में कामयाब नहीं हो पाते हैं। तो इसके लिए इस कोरोना काल में भी हमें प्रत्यक्ष रूप से बच्चों के पास जाके उनको जोड़ना पड़ा और तभी हम कामयाब हो पाए। दूसरा है रेडियो के माध्यम से। तो रेडियो एक सस्ता साधन था, 400-500 रुपये में जब रेडियो उपलब्ध हो जाते हैं तो जो उनको दिया गया, तो कम से कम उस कार्यक्रम को बच्चे आसानी से 10-10 बच्चे बैठ के उस कार्यक्रम को सुन पाते और फिर हम उनसे बता रहे हैं। वक्त की थोड़ी सी कमी है। वंदना जी, कम शब्दों में आखिरी जवाब आपसे लूंगा। क्षमताओं को पहचानना जरूरी होता है बच्चों की,
कैसे पहचाने, कम शब्दों में? जी सर, बच्चों को विभिन्न अवसर प्रदान करने पे और उनका मनोबल बढ़ा करके जी। और उनको मंच तक लाने का प्रयास हमें निरंतर जी। करना चाहिए। उनको बहुत अच्छे से प्यार से समझाना चाहिए और बच्चा बिल्कुल करने को तैयार होता है, इसलिए उनकी क्षमताओं को बिल्कुल बिल्कुल स्वाभाविक है कि हर छात्र छात्रा की क्षमताएं अलग होती हैं और उस क्षमता को जरूर पहचानना होगा, उसकी रुचि को जरूर पहचानना होगा ताकि सही दिशा में बच्चे को आगे बढ़ाया जा सके, बल दिया जा सके। बहुत शुक्रिया दिनेश मिश्रा जी, शक्ति पटेल जी, वंदना पांडे जी, आप हमारे साथ इस खास पेशकश में जुड़े। आपने बहुत महत्वपूर्ण जानकारी और बातें न्यूज़ 18 पर साझा की। बहुत शुक्रिया आप सभी का। हमारी इस चर्चा में बस इतना ही।